Hello friends, today we will discuss about the historical background of Indian Constituent Assembly. आज हम आधुनिक भारत के संविधान के निर्माण की कहानी की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के बारे में परिचर्चा करेंगे। आखिरकार जिस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दुनिया के विकासशील देशों में सर्वोच्च श्रेणी और सर्वोच्च स्थान में अथवा एक आदर्श रोल मॉडल के रूप में जिस देश का संविधान संचालित हो रहा है या जो देश या उस देश की शासन व्यवस्था उस संविधान के अनुसार संचालित हो रही है, आखिरकार उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उस संविधान की मांग भारतीयों के द्वारा कब की गई, क्यों की गई, अथवा भारतीय लोग संविधान क्यों चाहते थे, क्या संविधान के बिना अथवा जहां अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं लाइक यूनाइटेड किंगडम, क्या अलिखित संविधान किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता? क्या लोकतांत्रिक परंपराएं जो ब्रिटिश संविधान के अभिसमय के रूप में जानी जाती हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्कृति और मानकों के माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं हो सकता? इन सब के बारे में ब्रीफ में हम परिचर्चा करेंगे। भारतीय संविधान सभा की ऐतिहासिक संवैधानिक यात्रा के पश्चात हम स्टेप बाय स्टेप क्रिप्स मिशन 1942, वेवेल प्लान 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 एंड देन लॉर्ड माउंटबेटन प्लान एंड जून प्लान 1947 तथा भारतीय संविधान सभा की कार्यवाही और संविधान सभा की इस लगभग 3 साल की समय अवधि में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कौन कौन सी बैठकें इम्पोर्टेंट थी, कितने अधिवेशन हुए, कौन सी संविधान सभाएं थी और संविधान किस तरह बनाया गया, इसके बारे में आगामी व्याख्यानों में परिचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले कि भारतीय संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कहाँ उठी अथवा भारतीय लोग संविधान क्यों चाहते थे, जिस मॉडर्न एरा के रूप में अथवा रोल मॉडल के रूप में ब्रिटेन को पूरी दुनिया का आधुनिकृत देश कहा जाता है, उस देश के साथ ही संविधान की मांग कैसे उत्पन्न हुई। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अभिप्राय क्या है। संविधान का अभिप्राय, संविधान क्या है, बेसिकली सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, जब हम राजनीति विज्ञान के पितामह अरिस्टोटल के बारे में परिचर्चा करते हैं तो तब हमें 3 शब्द दिखाई देते हैं, पोलिस और पोलिसिया। नगर राज्य अथवा सिटी स्टेट के जिस संविधान की हम बात करते हैं या नगर राज्यों के शासन व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, तब हमारे सामने सबसे पहले संविधान का जिक्र होता है। यदि आधुनिक दुनिया में लिखित संविधान की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, जो फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 1787 से 1789, उसे प्रथम आधुनिक दुनिया का प्रथम लिखित संविधान माना जाता है। परंतु प्राचीन स्वरूप में भारतीय वैदिक साहित्य के अंतर्गत भी सभा और समिति जैसी ऐसे अलिखित नियमों वाली सभाओं का उल्लेख मिलता है जिन्हें संविधान सभा का पूर्व अथवा ऐतिहासिक स्वरूप कहा जा सकता है। इसी तरह से ब्रिटेन में अनेक शताब्दियों के परिणाम स्वरूप संवैधानिक अभिसमयों का अथवा उन परंपराओं का उदय हुआ जिसे आज हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों, मानकों, अभिवृत्तियों के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। संविधान किसी भी शासन व्यवस्था अथवा राजनीतिक प्रणाली को संचालित करने वाले नियमों, विनियमों, समूहों, उपसमूहों तथा अनेक प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस का एक ग्रुप होता है। इसका मतलब है, संविधान का मतलब है किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने वाले आदर्श नियमों का समूह है, संविधान कहलाता है। आखिरकार संविधान क्यों बनाया जाता है? किसी देश की शासन व्यवस्था में, जैसा कि अरिस्टोटल ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की अपेक्षा कानून का शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, और जैसा कि फ्रेंच पॉलिटिकल फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा है कि यदि जानवरों पर जानवर शासन करते हैं अथवा देवताओं पर देवता शासन करते हैं अथवा मानवों पर देवता शासन करते हैं तो हमें कदापि संविधान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि मानव के द्वारा मानव पर शासन किया जाता है तो हमें संविधान, कानून, नियम की आवश्यकता होती है।
और इसीलिए मॉन्टेस्क्यू ने राज्य की शक्ति से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सेपरेशन थ्योरी ऑफ सेपरेशन अथवा सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी को डिजाइन किया है। शक्तियों के पृथक्करण या शक्तियों का अलग अलग स्वरूप, कार्य और विभाजन के बारे में अभिव्यक्तिकरण दी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन यदि हम देखें तो पहला जो अधिकृत चार्टर लेख ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जारी किया गया वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक अनुमति प्रदान की गई। इस क्रम यात्रा में जैसा मैंने पूर्व व्याख्यानों में बताया, सबसे महत्वपूर्ण जो लेख था 1726 का चार्टर था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा एक अधिकृत पत्र को जारी किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विनियमन करने के लिए और ब्रिटिश सरकार के द्वारा तमाम तरह की कार्यवाही को नियमों का स्वरूप प्रदान करने के लिए, लिखित स्वरूप प्रदान करने के लिए 1773 का अधिनियम जारी किया गया। जैसा आप देख पा रहे हैं, वास्तव में 1773 के अधिनियम को पहला लीगल या फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कानूनी दस्तावेज कहा जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि इस लिखित दस्तावेज से पहले की जो शासन प्रणाली अथवा नियम प्रणाली थी, उस नियम प्रणाली के प्रति कोई जवाबदेह नहीं था सिवाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। भारत की शासन व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को ऑल टाइप्स एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग कमर्शियल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर्स टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ रिटन फॉर्म में आ गई और वो रेगुलेशन का स्वरूप प्राप्त करने लगी। 1773 के अधिनियम के पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था, हालांकि कुछ अधिनियम जिसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था अथवा छोटे मोटे अधिनियम 1813, 1833 और 1853 का अधिनियम, सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम में 1858 का अधिनियम था। 1773 से लेकर 1858 तक की जो यात्रा थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की रेगुलेशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की अथवा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की एक ट्रेवल थी। परंतु 1858 का अधिनियम द बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया बाय ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा, विक्टोरिया की तरफ से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विक्टोरिया दरबार में अभिवाचन किया गया। महारानी विक्टोरिया के इस अध्यादेश को पढ़ने के पश्चात लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राजाओं को समझाने के लिए अनेक देशी भाषाओं में उसका अनुवाद करके सबको प्रेषित किया गया। ब्रिटिश सरकार, जिसका उद्देश्य अब तक केंद्रीकरण की नीति था और भारत पर पूर्ण रूप से साम्राज्य स्थापित करना था, अब वह ब्रिटिश सरकार भारतीयों के हित में साम्राज्य को संरक्षण प्रदान करना चाहती है और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कन्वर्ट किए जाने की बात कही। केंद्रीयकरण, प्रशासनिक केंद्रीकरण को प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में बदला जाएगा। जैसा कि इसका नोमेनक्लेचर भी रखा गया, बेटर गवर्नेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ शासन की बात कही गई कि भारत के लिए वास्तव में ये बहुत ही अच्छा या उत्तम शासन होगा। जैसा कि एरिस्टोटल ने भी कहा है कि जो स्टेट का इमरजेंस हुआ है रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस हुआ है, सदशासन के लिए हुआ है और स्टेट कंटिन्यूसली बना रहता है क्योंकि वह गुड गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए रोल प्ले करता है। अतः 1858 के अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह पर ब्रिटिश क्राउन अथवा ब्रिटिश ताज के शासन को शुरू कर दिया गया। अब इसके लिए ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल और ब्रिटिश संसद तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर स्थापित की जाने वाली ब्रिटेन में रहने वाली और ब्रिटिश संसद के कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करने वाली अथवा भारत मंत्री अथवा जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के राज्य सचिव के नाम से जाना जाता था, उसके अधीन कार्य करने वाली 15 लोगों की इंडियन काउंसिल को डिज़ाइन किया गया, जिसका कार्यालय इंडिया ऑफिस, भारत कार्यालय के नाम से जाना जाता था और यह लंदन में स्थित था। लंदन में स्थित इस भारत सचिव और भारत सचिव की मंत्री परिषद के द्वारा भारत की शासन व्यवस्था का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता था। फील्ड यूनिट के रूप में गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, गवर्नर और चीफ कमिश्नर्स के माध्यम से भारत की शासन व्यवस्था का क्षेत्रीय संचालन किया जाता था। 1861 के अधिनियम ने 1858 के अधिनियम का विस्तार किया। 1892 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार हम कह सकते हैं कि भारतीयों को इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करने का स्टेप और डिसीजन लिया गया।
अर्थात वास्तव में इस संविधान की मांग लोगों के जहन में कैसे आई, इसकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है जब पहली बार शासकों के द्वारा शासितों को अपनी प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही गई, जो 1858-61 के अधिनियम में कहा गया और 58 के अधिनियम में भी कहा गया कि अब तक के जो शासन अधिनियम थे उनमें जनता, रूलर और रूल्ड, शासक और शासितों के बीच काफ़ी दूरी रही है। इस बिटवीन द गैप्स रूलर और रूलर्ड को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए नए अधिनियम जारी किए गए हैं। इसलिए 1892 के अधिनियम के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड को स्टार्ट किया गया और भारतीयों को आंशिक रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिला। इसी अवसर का परिणाम था, अथवा जिसे 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पश्चात अथवा उदारवादियों की फर्स्ट सक्सेस के रूप में देखा जाता है कि 1892 का अधिनियम वास्तव में भारत ये उदारवादियों की सफलता का परिणाम था। इस परिणाम के पश्चात ही बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वराज बिल को लेकर आए और तत्कालीन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंतर्गत उन्होंने तत्कालीन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर्गत स्वराज बिल को रखा। हालांकि स्वराज बिल पारित नहीं हुआ है, लेकिन स्वराज बिल का मुख्य उद्देश्य था कि अब एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की जाए जहां पर भारतीय लोग अपनी शासन व्यवस्था का संचालन कर सके। जैसा आपको पता, आगे चलकर इन्होंने होम रूल मूवमेंट, एनी बिसेंट और इनके द्वारा दो ब्रांचेज के रूप में होम रूल मूवमेंट को भी संचालित किया गया। 1914 से लेकर 1917 तक लगभग आयरिश लेडी एनी बिसेंट की प्रेरणा से तिलक और एनी बिसेंट ने होम रूल अथवा गृह स्वशासन आंदोलन, स्वराज आंदोलन चलाया और इसीलिए उस आंदोलन के दौरान तिलक ने घोषणा भी की कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे। हालांकि स्वराज को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अपने एम्पायर को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए कुछ सुधार अधिनियम लेकर आई। ईस्ट इंडिया कंपनी के परिणाम स्वरूप, शासन के परिणाम स्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया वो 1909 का अधिनियम था। इस अधिनियम के माध्यम से भले ही सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण मतदान प्रणाली को शुरू किया गया, लेकिन भारतीयों को क्लियरली डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से शामिल कर लिया गया, अर्थात शासन की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को शामिल किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व वाले निर्वाचन क्षेत्र, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिजाइन किए गए और उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया। हालांकि सीमित और भेदभावपूर्ण मतदान प्रणाली थी, जिसमें तमाम सोसाइटी के कुछ समूह को, ग्रुप्स को हम कह सकते हैं वेटेज वोटिंग सिस्टम के आधार पर, भेदभावपूर्ण मतदान प्रणाली के आधार पर मतदान का अधिकार दिया गया। इसी क्रम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट को डिजाइन किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को विस्तारित स्वरूप दिया गया तथा अन्य वर्गों को भी निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब है कि शासन प्रक्रिया में धीरे धीरे भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। स्वराज पार्टी, जिसने चुनाव में भाग लेकर अड़ंगा नीति की बात कही और उन्होंने, जैसा सुभाष चंद्र बोस ने स्वराजिस्ट पार्टी को चक्कर लगाने वाली देशभक्ति की संज्ञा भी प्रदान की है, वास्तव में भाग लेकर अड़ंगा नीति के माध्यम से अपने मांग को रखना चाहते थे। स्वराज पार्टी ने 1924 में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई है, भारत के लिए भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने की बात को रखा। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पृथक एक स्वराजिस्ट दल था, इसलिए उसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का हो सकता था। इसके परिणाम स्वरूप साइमन आयोग को भारत भेजा गया, जो 1919 के संवैधानिक प्रावधानों की विशेषताओं के अनुसार आगामी 10 वर्ष पश्चात भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी सक्सेसर को, फेलियर को जानने तथा उसके आगामी फॉरवर्डेड स्टेप्स टेकन करने के लिए उसको भेजा गया। 1927 में साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जिस कमीशन का गठन किया गया, जैसा कि पूर्व व्याख्यानों में आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का बहुत अच्छा संबंध है, मधुर संबंध है, एक दूसरे को प्रभावित करते। लॉर्ड ब्रिकनहेड के द्वारा जब साइमन कमीशन का विरोध किया गया तो भारतीयों को चैलेंज दिया गया कि भारतीय क्या भी ऐसी काबिलियत रखते हैं कि वो भारत के लिए संविधान का निर्माण कर सके, जिससे भारत की शासन व्यवस्था संचालित हो सके और भारत के तमाम वर्ग जो एक दूसरे से सांप्रदायिक वैमनस्य दुर्भावना रखते हैं अथवा सभी राजनीतिक दल सहमत हो, क्या वो ऐसा संविधान बना सकते हैं। निसंदेह नेहरू रिपोर्ट के द्वारा पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट को डिजाइन किया गया और उसने आधुनिक संविधान के लगभग 1/4 हिस्से के रूप में संविधान बनाकर ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया, परंतु ब्रिटिश सरकार किसी भी कीमत पर
वह केवल कहने की बात थी, उसको स्वीकार नहीं करती। कांग्रेस की तरफ से श्वेत पत्र एम.एन. राय के द्वारा रखा गया 1934 में, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान सभा के लिए जो 1931 का कराची रेजोल्यूशन था, इकोनॉमिक राइट्स की बात जिसमें कही गई थी, आर्थिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव की बात कही गई थी, उनको शामिल करते हुए नेहरू रिपोर्ट के अनेक उपबंधों को शामिल करते हुए श्वेत पत्र जारी किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे श्वेत एक्सेप्ट नहीं किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और साइमन कमीशन और तमाम तरह की भारतीयों की मांगों पर भी विचार किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडलों को भी बुलाया गया, लेकिन तीनों ही गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं हुए, अथवा हम कह सकते हैं कि असफल हुए। गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज के द्वारा, क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा एक और सुधार अधिनियम जारी किया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में पूर्व व्याख्यान में आपने विस्तार से जाना कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था। और ये आपको आश्चर्य होगा कि भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्लेवरी बॉन्ड ऑफ इंडियन सिटीजन कहा हो, भारतीय नागरिकों के लिए दासता का परिपत्र कहा हो, बंद पत्र कहा हो, परंतु आज भी आधुनिक भारतीय संविधान की लगभग 250 धाराएं पार्शली चेंजेज के साथ, आंशिक परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में हूबहू अपनाई गई है। भारतीय संविधान की आधुनिक विशेषताओं और 1935 के अधिनियम की विशेषताओं को आप विस्तार से मेरे व्याख्यान में अध्ययन करोगे तब आपको मालूम होगा कि वास्तव में 1935 के अधिनियम की अनेक उपबंधों को आधुनिक भारतीय संविधान में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान 1935 के ब्रिटिश भारत शासन अधिनियम की प्रतिलिपि है, कॉपी है, नकल है, ऐसा भी हम कह सकते हैं लगभग। कांग्रेस व नेहरू के प्रस्ताव 1936 और 37 के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बार बार ब्रिटिश सरकार से इस रेजोल्यूशन के माध्यम से संविधान बनाने की बात कही गई। तो ये थी भारतीय संविधान की एक ऐतिहासिक यात्रा, जो संविधान सभा के लिए पृष्ठभूमि का काम करती है, और जिसके माध्यम से हम ये समझ पाए कि भारतीय संविधान की बात क्यों चली, या भारतीय लोगों ने संविधान की बात क्यों कही। भारतीय या ब्रिटिश भारत के दौरान गुलाम देश के नागरिक भारत के लोग संविधान क्यों चाहते थे, उनको संविधान की आवश्यकता क्या थी, अथवा उन्हें संविधान की मांग करने की जो हम कह सकते हैं कि प्रोत्साहन की भावना कहाँ से मिली, क्यों उनको एहसास हुआ कि एक संविधान होना चाहिए। इन सब बैकग्राउंड को हमने अभिव्यक्त किया। इसके बाद जो नेक्स्ट व्याख्यान होंगे उसमें हम देखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जो एक सदस्य आयोग भारत भेजा गया, वह संविधान के बारे में क्या कहता है, भारतीय लोगों को संविधान बनाने की आज़ादी देता या नहीं देता। लॉर्ड वेवेल के निर्देशन में वेवेल प्लान बनाया गया, वह संविधान सभा के बारे में क्या कहती है। कैबिनेट मिशन योजना, जिस कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से रिकमेंडेशन के आधार पर आधुनिक भारतीय संविधान की संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, और उसके हम कह सकते हैं तमाम उपबंध इसी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार रखे गए। हालांकि समय के अनुसार उनमें धीरे धीरे पार्शली चेंज भी किए गए, लेकिन हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना की अनुशंसाओं के आधार पर ही किया गया है। उसी के आधार पर संविधान सभा के निर्वाचन हुए। बीच में भारत और पाकिस्तान की जो सांप्रदायिक समस्या थी, जिसका संविधान समाधान नहीं कर पाए भारत के राजनीतिक दल और ब्रिटेन, उन ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा मिलकर एक नया प्लान बनाया गया, जिसे माउंटबेटन प्लान अथवा भारत इंडिया डिवाइड प्लान अथवा जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है। निसंदेह ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपने साम्राज्य को बचाते हुए और एक अंतहीन गाथा को शुरू करने की पहल शुरू की गई, और ऐसे ही पहल उन्होंने 15 मई 1948 इजराइल यहूदियों के लिए इजराइल का निर्माण करके किया। 1919 की वॉलफेयर घोषणा को व्यावहारिक स्वरूप देते हुए उन्होंने यहूदियों के लिए पूर्ण रेगिस्तान डेजर्ट के रूप में इजराइल की स्थापना की, और आज इजराइल और फिलिस्तीन 15 मई 1948 से लेकर आज की तारीख 23 मई 2021 तक निरंतर संघर्षरत हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान 3 जून 1947 अथवा कह सकते 14 अगस्त 1947 से लेकर 23 मई 2021 तक अपनी संघर्षमय गाथा को निरंतर निभा रहे हैं। तो ये था भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आगामी व्याख्यानों में हम वेवेल क्रिप्स मिशन अथवा क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में विस्तार से जानेंगे। थैंक यू सो मच।